आधी क्लास निकल गई है, तब आपने बताया कि सर इसको रिकॉर्ड कर लें। समझ आ रही बात की? अब आधा दुख तो यहाँ पे हो गया हमें। अच्छा, अब देखें, मैंने अब एवरेज की मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि ये मैं मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, वो कहता हूँ कि हाँ, वो मैंने पहले लगाया था कि पता नहीं लगाया या नहीं लगाया, अब देखो। तो अगर मैं कहूँ कि कोई भी मतलब चार नंबर हैं, ठीक है, नंबर कितने हैं, चार हैं, उनकी एवरेज है जनाब, मतलब आप क्यों समझ लें 75, उनकी एवरेज है 75। तो बताएं उन नंबरों का सम कितना है, उन नंबरों का सम कितना है, तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। इसमें से सम पूछा हुआ है, ये इसको इधर रहने दें, ये एन डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन। सही है, सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स बार की जगह पे 75 और एन की जगह पे 4, तो ये मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा, ये 300। तो मतलब वो जो तीन नंबर हैं, चार नंबर हैं, उनका सम इतना बनता है 300। सही है। तो ये एक हमारे पास, ये आपको इधर नजर नहीं आ रहा, तो ये जो चीज है ये हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज का। ये एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज के ऊपर वो बार बार हमें क्वेश्चन देता है, अगेन मैं कह रहा हूँ, वो कह देगा कि एक ए सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, 75 हैं, बी में 65 हैं। अगर उसने उसको एवरेज बनानी है, मतलब 90 की या 90%, तो सी सब्जेक्ट में कितने नंबर लेना पड़ेंगे। तो आपने फिर अगेन क्या करना है, आपने उनको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, यही फॉर्मूला लगेगा, आपने उसका 90% की वो कह रहा है एवरेज लेनी है, तो एवरेज की जगह पे 90 लगा दें, तीन सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दें, तो पहले आप इसका सम निकालें। ठीक है, सम कितना निकालेगा, मैं अगर इसी सवाल को निकालूं, तो 90 × 3, ये बना 270, और इन दो का कितना सम है भला, जमा करें तो बताएं। 80 और 60 कितना होगा, 140, और 140 निकाल दें टोटल सम में से, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, कितना यहाँ पे बन 60, कितना बनेगा, 270 में से 140 निकालें, 130, तो इतना मतलब तीसरे सब्जेक्ट में से 130 नंबर, ये मेरी एग्जांपल जो मैं लिखी है, 130 नंबर अगर वो लेगा तो उसके 90% की एवरेज बनेगी तीनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने एवरेज वाला क्वेश्चन निकाला है। ये सिनेरियो भी होता है, मतलब देखें इस वाले क्वेश्चन में क्या था, क्या किया है उसने, एक सब्जेक्ट के दिए हुए हैं बी, और इसी तरह 20 दूसरे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, वो कह रहा है तीसरे सब्जेक्ट के नंबर बताएं। ठीक है, और उसने टोटल साथ में एवरेज दे दी है, एवरेज की जगह पे वो सम भी दे सकता है कि यार इसके सम इतना है, तो फिर उस सम को इस्तेमाल करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो किसी तरह से भी वो एवरेज एवरेज का क्वेश्चन दे सकता है आपको। फॉर्मूला यही लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। ओके। अच्छा, तो इस वाली स्लाइड में से एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये रह गया है, मैं इसको भी यहीं पे करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, जो मैंने कल आपको बताया, उसका एरिया का। अभी एरिया और एरिया की और वॉल्यूम की आज भी बात हुई। वॉल्यूम क्यूब, स्फेयर और कौन का होता है एरिया, और पेरीमीटर किस किस का, वो पूछता है रेक्टेंगल का, स्केयर का और ट्राइंगल का। इन तीनों के ऊपर कल अच्छी तरह बात हुई, तो उनमें से मुझे एक सवाल नजर आ गया, ये इसका रेक्टेंगल का। ये देखो, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर होता है ऐसे, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है जनाब। वो कह रहा है इसकी आपने ना ब्रेड्थ फाइंड करनी है, यानी कि ये वाली चीज फाइंड करनी है, ये छोटी साइड को ब्रेड्थ बोलते हैं। गिवन दैट इट्स लेंथ इज 18 मीटर, ये बड़ी साइड इसकी कितनी है जनाब, 18 मीटर है। एंड इट्स एरिया एज 666, एरिया क्या है, 666 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये देख, ये एरिया स्क्वायर मीटर में हो गया। अब दो फॉर्मूले हैं रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए एक होता है एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और अगर उसने एरिया की जगह हमें पेरीमीटर दिया होता, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होना था 2 × L + B। याद है, कल मैंने आपको बताया था। अच्छा, अगर पेरीमीटर दिया होता उसने, तो हमें ये फार्मूला लगाना था,
अब चूंकि उसने एरिया दिया हुआ है तो एरिया की जगह पे आप लिखें 666, और एल की जगह पे आप लिखें कितना दिया हुआ है 18 मीटर मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपको बी फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने दें, ये 18 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कटने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसका कैलकुलेटर कर लेते हैं इसको, 666 बाई 18, 37। तो इसकी ब्रेड्थ जो निकली है वो 37 मीटर निकली है। ठीक हो गया। अब इसको वेरीफाई अगर हमने करना है कि हमारा आंसर सही आया या गलत है, ये ब्रेड्थ है और ये 18 मीटर उसने लेंथ दी हुई थी, 18 × 37 करेंगे तो 666 मीटर स्क्वायर अगर आता है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही निकला है। ठीक हो गया जी। ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया है। इसी तरह वो ये सवाल जो है, ये वाला क्वेश्चन वो पेरीमीटर के हिसाब से भी दे देता है, वो पेरीमीटर दे देता है, या वो ये कर सकता था कि वो लेंथ भी देता, ब्रेड्थ भी देता, आपसे एरिया पूछ लेता, या वो लेंथ भी देता, ब्रेड्थ भी देता और आपसे ये इसका जो है पेरीमीटर पूछ लेता। तो ये चार तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह वो आपसे स्केयर जो होता है, स्केयर कल पड़ा स्केयर, ये वाला बड़ा, इसका वो एरिया भी पूछ सकता है और इसका पेरीमीटर भी पूछ सकता है। अगर एरिया फाइंड करना है तो हमने कोई भी दो साइडों को मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो चारों साइडों को हमने ऐड करना है। ये मैंने कल आपको बता दिया है। ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या है। हाँ जी, यहाँ पे इस स्लाइड पे आ जाए, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे वो आ गए हैं सीक्वेंस वाले। ये कह रहा है दी एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज, एवरेज पूछ रहा है। अगेन वो एवरेज वाला सवाल आ गया, ये उसने पूछा है एवरेज। एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, नंबर कितने हैं जी, एन उसने पूछा हुआ है, सॉरी एन उसने दिया हुआ है 100, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं ये। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बटा एन। अब इसके लिए उसने उसे चाहिए था कि हमें सम भी देता, अब सम उसने नहीं दिया हुआ, सम उसने हमें नहीं दिया हुआ, तो क्या करें, सम को इधर रहने दें और एन की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 100। अब हमें एन इसका फॉर्मूला, इसका ना सम निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर का अगर हमें सम निकालना हो, मतलब पहले 1000 का या 1500 का या 2000 का, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर का सम निकालने का। आगे इसी सीक्वेंस में ना, ये सीक्वेंस के सारे क्वेश्चन आ गए, सम का एक और फॉर्मूला भी होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लेना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। मतलब अब अगर वो पेपर में आपसे पूछे कि मुझे पहले 500 नेचुरल नंबर्स का सम बताए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो वन से शुरू होते हैं, परसों मैंने पढ़ाया था ना कॉम्प्लेक्स नंबर। और होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3। ये होल नंबर का नहीं फॉर्मूला, ये नेचुरल नंबर का है। एन इंटू एन प्लस वन, एन से मुराद के कितने नंबरों का उसने पूछा हुआ है, तो उसने हमसे पूछा हुआ है 100 नंबरों का, तो लिखें 100 × 100 प्लस वन। ये कितना बना, 101 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट का मतलब होता है जरब। तो 100 को 101 से जरब दें जरा, 100 को 100 जरब 101, दो तरीके हैं। या तो आप ये जरब दे लें तो ये आपके पास आंसर आया 10,000, कितना बना 10,100, 10,100। ये क्या आ गया है, ये आपके पास आया है सम पहले 100 नेचुरल नंबर्स का। समझ आ रही बात की। अब दूसरा क्या है, आप इसको यहाँ पे फिर इस फॉर्मूले में, एवरेज के फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर दें, ऊपर लिखें 10,100 और डिवाइड कर दें आप 100 के ऊपर। तो अगर कैलकुलेटर है तो नहीं है पेपर में तो ये लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये फॉर्मूला जो है नेचुरल नंबर का, इसमें वैल्यूज पुट करने से ये जवाब आया। ठीक है, मैं अब इस नंबर, इस वाले फॉर्मूले को दोबारा लिख रहा हूं, आप देखिएगा जरा। सिग्मा एक्स, ये क्या है, सम है। सम को क्या हम लिखते हैं, सिग्मा एक्स, तो यहाँ पे लिखें 100 × 101, और बटा क्या है ये देखें जरा, 100, ये 100 यहाँ पे लिख दें। 100 और 100 कट जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 101। और ये 101 क्या आया है, एवरेज, ये हम कर रहे थे।
और कितनी एवरेज, किसकी एवरेज है, ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की। हाँ जी, याद रहेगा कि अगर वो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला याद रखने से, अगर वो हमें ये सम वाला फार्मूला, अगर वो हमें 100, 100 की जगह हमें 500 पहले नेचुरल नंबर का सम और एवरेज भी पूछ लेता है तो हम उसे बता सकते हैं। क्लियर हो गया। फॉर्मूला आप देखिए, जब भी एवरेज की बात आएगी यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। हाँ जी, आप लोग सुन रहे हैं ना? अच्छा, इसको, इससे अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट टर्म वाला। इसको मैंने बताया था कि पीपीएससी रिसेंटली जो नए सवाल पूछ रहा है उनमें से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये हैं उस वाले सीक्वेंस वाले, इनको बोलते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ये तीन तरह का होता है, एक अरिथमेटिक मीन होता है, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की तरफ नहीं जाता, हार्डली मैंने सिर्फ एक या दो क्वेश्चन देखे हुए हैं, लेकिन होता ये भी आसान है। जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि पीछे जो मैं फार्मूला आपको बता के आया हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, ये फार्मूला है एवरेज का, सिंपल एवरेज का। ठीक है, एवरेज होती है मोर देन टू नंबर्स के बीच, ये भी याद रखना है, एवरेज इज ऑलवेज बिटवीन मोर देन टू नंबर्स। और अरिथमेटिक मीन होता है दो नंबर्स के दरमियान, ये भी होती एवरेज ही है, लेकिन ये दो नंबर्स के बीच होता है, या ये होता है इवन नंबर्स, मतलब सेंट्रल वैल्यू होती है ये। अच्छा, अब जो अरिथमेटिक मीन है ना, इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। a+b/2 यानी कि कोई भी दो वैल्यूज जो दी हुई हैं उनको आपने ऐड करना है और टू पे डिवाइड कर देना है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, ये है अरिथमेटिक मीन, और ये सीक्वेंस जो होता है ना, ये होता है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी कि एक इस तरह से, ये एक सीक्वेंस की टाइप ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक, और ये हार्मोनिक। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। पहले मैं ये सिर्फ आपको अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्लियर कर दूं। आपको एक नंबर है 7 और एक नंबर है 13, वो पूछ लेता है कि इसके बीच में आप बताएं अरिथमेटिक मीन, या अरिथमेटिक मीन कितना है, तो सिंपल 7 जमा 13 बटा 2, ये 20/2, और ये बना आपका 10। तो 7 और 13 के दरमियान दरमियान जो सेंट्रल नंबर है वो क्या है, 10 आ गया है। तो ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है। इस तरह जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब वो पूछ सकता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है इसका ये बताएं कितना है 7 और 13 के बीच में। तो 7 और 13 को मल्टीप्लाई करो और इस पे इसका स्क्वायर रूट ले लो, जितना भी होगा ये 91 का स्क्वायर रूट, ये आ गया ज्योमेट्रिक मीन। ये प्लस माइनस में ये एक ही आ जाएगा। अगर वो हार्मोनिक मीन कह ले तो वो भी आप चलें याद रख लें, हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन का उलट होता है। जैसे ये यहाँ पे 10 आया है, तो हार्मोनिक मीन 1/10 आ जाएगा। दो वैल्यूज के बीच दो वैल्यूज के बीच अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस, दोनों को जमा करें, टू पे डिवाइड कर दें, और उसको अगर हम उल्टा दें तो वो अरिथमेटिक मीन बन जाता है, हार्मोनिक मीन बन जाता है। और अगर उन दोनों को, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस जो जमा करने से बढ़ रहा है। मसलन ये एक मैंने टर्म लिखी, मैं आपको ना यहाँ पे सीक्वेंस की सारी टाइप्स बता देता हूँ। तीन टाइप्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या है जी, जैसे ये 2 है, उसके बाद अगली वैल्यू आ रही है जी 6, अगली वैल्यू है 10, अगली वैल्यू है 14, अगली वैल्यू है 18, और अगली वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 20। अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान क्या ये बढ़ रहा है प्लस होके। ठीक है, इसमें भी इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, और इन दोनों के बीच में भी 4 का डिफरेंस है। ऐसा सीक्वेंस जो सेम नंबर, इसको बोलते हैं डिफरेंस, जो सेम डिफरेंस के साथ, मतलब इस वाले नंबर और इस वाले नंबर के बीच डिफरेंस, कंसेक्टिव नंबर्स इनको बोलते हैं, कंसेक्टिव टर्म्स। सीक्वेंस जब हम पढ़ते हैं ना तो एक हम चीज पढ़ते हैं कंसेक्टिव। कंसेक्टिव, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है,
ठीक है। पैटर्न भी हम इसको बोल सकते हैं। जो पैटर्न है वो क्या है कि ये चार चार के हिसाब से बढ़ रहे हैं सारे नंबर। ठीक है, जब आप लोग बैठे होंगे ना पेपर में, तो हम इसको इस तरह से क्रैक करते हैं कि हम पहले देखें कि ये जो दो नंबर्स हैं, इनके बीच क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, या नंबर्स माइनस में जा रहे हैं, या नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किस तरह से हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेस है। इसमें आपने क्या देखना है, इसमें सिर्फ डिफरेंस देखना है। जब आपको सिर्फ दो टर्म्स कंसेक्टिव, तीन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस का पता लग जाएगा ना, चौथी आप फाइंड कर लेंगे। मसलन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, एक टर्म लिखता हूँ मैं -1, नहीं, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ -100। दूसरी टर्म मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ -200। अब बताएं अगली टर्म क्या हो जाएगी, -300। एग्जैक्टली सही है। ये कॉमन डिफरेंस वाली या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जो सिर्फ जमा और तफरीक के हिसाब से बढ़ता है। जमा और तफरीक के हिसाब से ये बढ़ता है, ये घटता है। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे बढ़ता है, जैसे मैंने पहली टर्म लिखी है 2। हाँ जी, ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2, अगली टर्म आगे 6, अगली टर्म आगे 18, अगली टर्म आगे 54। अब अगर आप लोग नोट करें, तो 2 3 बार 6, यानी कि मैंने 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 18, ठीक है, और 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 54, और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है 162। तो एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, आप अगली टर्म को भी 162 ज़रब 3 करेंगे, तो आपके पास नेक्स्ट जो टर्म होगी सीक्वेंस की वो आ जाएगी। इसको टर्म बोलते हैं। समझ आ गई बात की आपको। ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है, ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारा कौन सा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, इसमें नंबर मल्टीप्लाई होके इंक्रीज हो रहा होता है। और जो हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें हमारा नंबर जमा होके या माइनस होके इंक्रीज हो रहा होता है। और इसका जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, इसका उलट होता है हार्मोनिक सीक्वेंस। यानी कि अगर ये दोबारा इस तरह से वो लिख दे 1/2, 1/6, 1/10, 1/14, तो अब अगली टर्म आपने सिंपली इसको क्या करना है, आपने नीचे वाले नंबरों को देखना है कि ये किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये जमा होके बढ़ रहे हैं या माइनस होके बढ़ रहे होंगे, इन दोनों के दरमियान दो तीन टर्म्स होंगी आपको, तो आप चौथी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें एक इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब तीसरा या चौथा या कॉम्प्लेक्स सिनेरियो क्या होता है कि वो दो दो सीरीज को मिला रहा होता है। वो कोई भी दो दो सीरीज को मिला के कर रहा होता है क्वेश्चन। यार सो तो नहीं गया आप लोग। हाँ जी, समझ आ रही ना बात की। अब पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सीक्वेंस कौन सा दिया हुआ है। क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। यार स्पीड मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही बढ़ाई हुई है। स्पीड अगर ये ना रखें तो हमारा सिलेबस जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा उसने कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है। आप लोग देखें कि ये डिफरेंस वाला है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस सीक्वेंस है, या ज्योमेट्रिक है, या हार्मोनिक है। इसके अलावा भी सीक्वेंस जो है वो किसी पैटर्न की बेस के भी ऊपर हो सकता है। ये तो जो सीक्वेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये तीनों सीक्वेंस जो हैं ये टाइप्स हैं। अब सीक्वेंस का कोई मखसूस पैटर्न भी हो सकता है। बाज औकात मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे करता है कि दो दो आपको वो सीरीज जो है इकट्ठी दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं पहले ये सवाल क्लियर कर लूँ, ये वाला दो सीरीज वाला। जैसे ये ऊपर वाली सीरीज और नीचे वाली सीरीज, इन दोनों सीरीजेस को हम मिला के देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल भी उसने पूछे हुए हैं। एक दिया हुआ नंबर 2, अगला नंबर उसने दिया हुआ है 6, आगे फिर उसने दिया हुआ है 10, 18, उधर से एक डाला 14,
और इधर से एक डाला है उसने 54, और फिर ऊपर से उसने डाला है 18, और इस सीरीज का अगला नंबर डाला हुआ है 162। अब अगला पूछ रहा है, तो देखो ये जो दो सीरीजेज हैं ये तो पहले दो क्लियर आ गए, इसके दरमियान भी डिफरेंस है। ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये फिर ऐड हो रहा है। सही है, ये तीन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है। नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन के ऊपर? तो अब अगला नंबर क्या होगा, अगला नंबर जो यहाँ पे आएगा वो मल्टीप्लाई वाला होगा। सही है, मतलब 162 को हम तीन के साथ जरब देंगे तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये इस तरह से। और इससे अगला नंबर जो होगा वो चार, उस इस 162 में चार ऐड करने से 166 आता है। एक यहाँ पे 62 नहीं, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे 22 होना था। ठीक है, ये अगला नंबर जो है वो 22 वाला होना था, चार वाला, और यहाँ पे जो नंबर होना है वो तीन वाला होना है। समझ आ गई बात की? कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो दो दो सीरीजेस को, एक उसने अरिथमेटिक सीक्वेंस की सीरीज चलाई हुई है, एक उसने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सीरीज चलाई हुई है, तो इस तरह से भी वो पेपर में कर लेता है और इस तरह से भी सवाल आए हुए हैं। अब हम जरा ना इस वाले क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें, पहली सीरीज, पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 13। अब आप क्या करें, देखें डिफरेंस इसमें कितना है, 5 और 13 के बीच में डिफरेंस है 8 का। अब 13 और 25, 13 और 25 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 25 - 13 करके देखें जरा, ये बन गया 12, है ना? तो पहला नंबर कितना था, 8, दूसरा नंबर हो गया 12। अब 25 और 41 के दरमियान डिफरेंस देखें कितना है, ये है 16 का। तो मुझे जो समझ आ रही है, जो मुझे समझ आ रही है, इसके दरमियान डिफरेंस है हमारा 8 का, इसके और 25 के दरमियान डिफरेंस है 12 का, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है कितना, कितना बना ये डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, 8 12 और 16। ठीक है, 16, इनके दरमियान 16 का, और इनके दरमियान कितना डिफरेंस है, 20 का। सही है, तो ये देखो क्या कर रहा है, वो चार चार का नंबर बढ़ा के डिफरेंस डाल रहा है। ठीक है, 12 में चार ऐड किया 16, 16 में चार ऐड किया 20, 20 में चार ऐड किया 24। तो यानी कि इससे अगला जो नंबर होगा वो 61 में हम 24 जमा करेंगे, तो ये कितना बनेगा, चार और एक 5, तो 85। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या बन गया, 85। हाँ जी, समझ आई सवाल की? हमने पैटर्न देखना है कि वो पैटर्न को किस तरह से यूज कर रहा है। यूज वो क्या कर रहा है, अरिथमेटिक मीन नंबर में ऐड कर रहा है, लेकिन वो ऐड किस तरह से कर रहा है कि वो नंबरों को, नंबर्स के अंदर चार चार हर दफा, हर नंबर को चार चार नंबर के साथ इंक्रीज करे जा रहा है। या मैथ तंग कर रहा है या मैथ लोगों को आ रहा है, इसलिए लोग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। बात की समझ आ रही भाई? ओके, तो इस सीरीज से जुड़ा अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे न्यू स्लाइड ऐड करना पड़ेगी पहले। अब ये देखें, एक सीरीज वाला ये क्वेश्चन है और एक ही सीरीज वाला ये क्वेश्चन है। अब आप लोग भी दोनों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ये ऊपर ऊपर वाला जो है ये क्या है, -5, -5 और -7 जो है इसके बीच में कितना डिफरेंस है, -5 और -7। एक सेकंड जरा। ये क्वेश्चन भी ना पिछले सवाल की तरह ही है, जिस जिस तरह पिछला था। इसको ऐसे करें, जब आप डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, तो दो टर्म्स के दरमियान फाइंड करते हैं, और डिफरेंस हमेशा अगली टर्म में से पिछली टर्म ऐसे होता है, नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म जो है ये माइनस करनी होती है। ये याद रखिएगा, जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं ना,
डिफरेंस हमेशा ऐसे फाइंड करना है कि नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करनी होती है। ये जब मैं आपको यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस बता रहा था ना, तो मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए थी आपको बात। चलें खैर, तो अब करके देख लेते हैं। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा इशू है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले करें -5 में से -5 माइनस करें। ये -5 बजाते खुद अब एक नंबर है। मैंने उस दिन आपको बताया था ना, इंटीजर्स होते हैं +1, -1, -2, ये नंबर्स की वैल्यू, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये बनेगा -7 +5, तो कितना बना आपका डिफरेंस -2 का, ये नंबर में आ गया। फिर अगली टर्म क्या है, -11। -11 में से -7 माइनस करें तो ये बनता है, भाई आप लोगों ने क्लास में रहना है, आज मैंने मैथ कंप्लीट करवाना है। मैंने सारे क्वेश्चन 2-3 घंटे लगा के मैंने सारे क्वेश्चन ये ढूंढे हैं। तो आप लोग इंटैक्ट रहिएगा। -11 +7, ये कितना बना, ये -4 का। तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला डिफरेंस बन रहा है। इसी तरह आगे देखें, यहाँ पे 19 नहीं है, यहाँ पे -19 होगा, क्योंकि अगली टर्म भी उसने -35 दी हुई है, इसको इसका मतलब है ये भी -19 होगा। क्योंकि अगर ये प्लस में होना होता तो यहाँ पे पहली 3 टर्म्स में से भी एक प्लस में होना था। तो ये -19 है, -19 -11, तो ये कितना बना, -19 +11, तो ये कितना डिफरेंस बन गया हमारा, -8 का। यानी कि वो देखें अब क्या कर रहा है, वो इसको बढ़ा रहा है। अब -35 में से -19 निकालें, +19 बन के ये कितना बन जाएगा, 11 और एक 12, 15 और एक 16, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, -16 का। तो अब हमारे पास असल सीरीज ये है, ये वाली, -2, -4, -8, -16, और आगे आगे देखिए। तो क्या नजर आ रहा है, ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ये 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 8 आ गया, यहाँ 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 32 आ जाएगा। यानी कि वो दो को सब के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगला जो नंबर है वो हमारा क्या है, -32, -32। यानी कि इस वाले -35 में अब हमने मजीद -32 निकालना है। तो ये आपके पास कितना बनेगा, -67। तो अगला नंबर हमारा ये निकला, -67। समझ आ गई बात की। देखें इसको क्रैक कैसे करना है, हमने इस तरह से पहले इनका डिफरेंस निकाल लिया। असल में उसने ये जो सीरीज है वो अब यहाँ पे दी हुई थी, ये डिफरेंस में, ठीक है। हर हर डिफरेंस को वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वो हमें कर रहा है, अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है। जबकि यहाँ पे अगर डिफरेंस आप देखें तो ये मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा है। मैंने जबकि आपको पीछे मल्टीप्लाई करके बताया कि इस तरह का सीक्वेंस जो होता है, जो मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा होता है, वो हमारा जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है। सही है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक सीक्वेंस। असल में ये जो सीरीज उसने हमें दी हुई है ना, सवाल वाली क्वेश्चन में जो दी हुई है, ये हमारी अरिथमेटिक है, ये हमारी अरिथमेटिक सीरीज है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, हमने डिफरेंस को ऐड किया है। अगर मैथ की लैंग्वेज में बोले ना, तो हमने ऐड किया या माइनस किया है। जबकि इन दो टर्म्स के बीच में वो क्या गेम खेल रहा है, वो जो डिफरेंस आया था पहला, उनको वो आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करता जा रहा है, यानी कि डबल करता जा रहा है। पहले 2 था, फिर 4, फिर 18, फिर 16 और फिर 32। और इस तरह वो अगर अगली टर्म भी पूछता है तो वो 64 आएगा, -64 हम क्या करेंगे, -67 में ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ, सवाल की समझ आ गई भाई आपको। मैंने मुकम्मल क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला लिखना है। डिफरेंस हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म जो है वो माइनस करके। ओहो, नेक्स्ट डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म पहले लिखेंगे और फिर प्रीवियस टर्म उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मैं अगर ये इसको एक टर्म लिखता हूँ 3, 9 और 27, तो आप क्या, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखा गया। अब अगर आपने यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है तो आप क्या करें, 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आपका डिफरेंस। यानी कि ये वाली जो सीरीज मैंने लिखी है आपके सामने, 3 3 के हिसाब से बढ़ रही है, 3 3 ऐड होता जा रहा है। आई होप सो कि ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे।
तो इसी तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें सीक्वेंस में एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है इफ इन अ सीक्वेंस 35 45 55। अब देखो इन दोनों टर्म्स के दरमियान 10 का डिफरेंस है, इन दोनों टर्म्स के दरमियान 10 का डिफरेंस है। तो अगली टर्म क्या होगी भला? अगली टर्म हो जाएगी हमारी 65। ठीक है। ये कौन सी टर्म है भला? 35 पहली थी, 45 सेकंड है, 55 थर्ड है, मतलब ऐसे। उसने पूछा है टेंथ टर्म बताएं, टेंथ टर्म। तो हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है? 35। दूसरी टर्म कितनी है? 45। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है 55। तो ये तो सिंपल है, आप उसमें 10 10 ऐड करके देखते जाएं कि 75 है, 6 कितना है? 85। 7 कितना है? 95। 8वें नंबर पे क्या है? 105। 9वें नंबर पे 115। और 10वें नंबर पे क्या आ गया? 125। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 125। ये बिल्कुल ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ नंबर बढ़ रहा है। क्लियर हो गया जी? 125 ये हमारा टेंथ टर्म आ गई। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है बाकायदा तौर पे, ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं n - 1 इंटू डी। मतलब ए एन का मतलब उसने 10वीं टर्म पूछी है तो एन की जगह पे 10 डाल दें। A1 का मतलब होता है पहली टर्म, तो आप यहाँ पे पहली टर्म क्या है आपकी सीक्वेंस की? ये 35, यहाँ पे 35 लिख दें। और एन का मतलब क्या है? 10वीं टर्म, 10 में से एक माइनस करेंगे 9। और डी से मुराद होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है जो इन दो टर्म्स के दरमियान आया? 10। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 10 ज़रब 9, 90, जमा 35। तो ये भी आपके पास कितना आ गया? 125। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसका फॉर्मूला होता है A n = A1 + n - 1 इंटू डी। जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका फॉर्मूला होता है A n = A1 r⁻n - 1। तो ये फॉर्मूले भी आप लिख लें। ज्योमेट्रिक का क्या होगा कि मसलन अगर यहाँ पे 35 दिया हुआ है, अगला नंबर 70 होगा, और अगला नंबर 140 होगा, और अगला नंबर 280 होगा, जो मल्टीप्लाई होके बढ़ रहा होगा वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर वो उसकी टर्म पूछ लेता है कोई, तो वो आपको इस तरह से फाइंड करनी पड़ेगी, इस फॉर्मूले से। हाँ जी, सीक्वेंस क्लियर हुआ हमारा। अब मैं देखता हूँ कि आगे आगे हमने कौन सा क्वेश्चन ऐड किया हुआ था इसी सीक्वेंस से रिलेटेड। यहाँ पे अब आपको आप देखें आप लोग कि आप एक नया क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अब आप लोगों ने खुद कर लेना है। अब मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। सीक्वेंस से रिलेटेड मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। आई बिलीव कि अगर सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो नाउ यू पीपल विल बी सो एबल कि आप उसको आसानी से कर लें। मैं सिर्फ कैलकुलेशन को तेज करके बता रहा। अब देखो ये है A n - 1 ये उसने कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, अपनी मत तरफ से बनाया होता है। A4 = 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A5? कितना आसान है। देखो ये A n - 1 ये सीक्वेंस है। वो कह रहा है A4 = 14, और आप बताएं A5 क्या होगी, यानी कि पांचवी टर्म पूछी है। पांचवी पूछी है तो A n की जगह पे A5 लिख दें। ठीक है, n की जगह पे 5 लिख दें, यहाँ पे भी 5 - 1 लिख दें, और यहाँ पे 5 + 1 लिख दें। n जहाँ पे आ रहा है वहां पे 5 पुट कर दें। तो A5 माइनस ये 5 - 1 कितना बना? A4। यहाँ पे बना 6। A4 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है सवाल में? देखो 14। A5 - 14 = 6। हमें सिर्फ A5 चाहिए, तो मैंने बताया था कि जो चीज़ फाइंड करनी हो उसको सिर्फ उधर रखें, बाकी सारी चीज़ें उठा के और दूसरी तरफ ले जाएं। ये -14 ये दूसरी तरफ जाके जमा 14 हो जाएगा। तो ये A5 आपका कितना आ गया? 20। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये वाला। तो यहाँ तक आते आते मेरा ख्याल है सीक्वेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे वो क्लियर हो चुके हैं। और सीक्वेंस पीपीएससी अपने रिसेंट पेपर्स में 2022-21 के बाद रिपीटेडली पूछ रहा है, तो आप लोगों को ये याद करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हमारे 1 2 3 4 ये क्वेश्चन मैं इनको कॉपी करके यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ले रहा हूँ ताकि हम इनको यहाँ पे कर लें। इसको क्या करूँ, रिपीट कर दूं? प्लीज बताइएगा दोबारा। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो उसने क्या किया हुआ है, उसने कहा है कि ये एक सीक्वेंस सवाल देखें, स्लाइड आपके सामने आ रही ना। A n =
a n माइनस 1 इज इक्वल टू n+1। ठीक है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस वो अपनी तरफ से भी बना सकता है। ठीक है, या अब उसने क्या कहा है कि अगर a4 = 14, ये 4 लिखा हुआ है किसकी जगह पे, भला देखें तो n की जगह पे। सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a5, उसने अब a5 पूछा हुआ है। यानी कि जहां जहां पे n आ रहा है वहां वहां पे हमें क्या पुट करना है, वहां पे हमें 5 पुट करना है। तो यहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, ये बन जाएगा a5। यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5-1 बन जाएगा। यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये 5+1 बन जाएगा। ओके। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करें, ये a5 तो वही वही रहेगा ना, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ लेस नहीं हो रहा। ये 5-1 कितना बन जाएगा, a4। और ये कितना बन जाएगा, 6। सही है। अब उसने यहाँ पे सवाल में a4 की जगह पे कहा था कि आपने 14 को रख देना है, इसकी जगह पे हमने 14 रख दिया, इक्वल्स 6। अब ये 14 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ a5 की वैल्यू चाहिए, और ये इसमें से माइनस हो रहा है, तो इसको इधर ही रहने दें, 6 भी उधर ही रहने दें। ये -14 जो है ये दूसरी तरफ गया और जमा हो गया, तो ये कितना बना आपके पास, 20। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म सीक्वेंस की जो उसने पूछी हुई थी वो क्या आ गई है, 20 आ गई। अब क्लियर है। जी ओके। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे आ जाएं। यहाँ पे अब जरा सवाल को पढ़ते हैं। इफ 5 men टेक एन आर टू डिग अ डिच, मतलब 5 आदमी हैं, उनको कोई डिच, डिच किसको बोलते हैं, गड्ढा, गड्ढा खोदने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, कितना टाइम लगेगा फॉर 12 men टू डिग अ डिच ऑफ द सेम टाइप। अब ये कल वाला सवाल आ गया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनवर्स प्रोपोर्शन का। सही है, मैंने कल आपको बताया था। तो क्या चीजें दी हुई, उसने कहा है कि 5 आदमी हैं, मैन कितने हैं, 5। और वो क्या कर रहे हैं, वो एक गड्ढा खोद रहे हैं, और गड्ढा खोदने में उनको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, और टाइम ही उसने पूछा हुआ है। तो दूसरी चीज उसने क्या दी हुई है, टाइम। अब उसने ना हमें घंटों में टाइम दिया हुआ है, और अगर आप आंसर देखें तो ये मिनटों में है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 घंटा लिखा हुआ है, 1 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब है अगर 5 आदमी वो काम करें तो उनको 60 मिनट लगते हैं। सही है। अब अगला क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, यानी कि कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, कितना टाइम लगेगा, यानी कि उसने क्या पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। जो चीज पूछी हुई है उसको हमने रख लेना है एक्स। और इसका एरो हेड मैंने आपको बताया था हमेशा ऐसे रखना है। ठीक है, ऊपर को जहां पे एक्स होगा वो साइड क्या होगी, खाली होगी। तो और इसको जब लिखना है इक्वेशन में तो इसको उलट लिखना है ऐसे। ठीक है, यानी कि टेल वाली साइड आपने ऊपर रखनी है, x/16। अब दूसरी चीज क्या दी हुई है, अगर 12 आदमी हो जाएं तो, 12 आदमी हो गए, अब कितना टाइम लगेगा। तो अब हमने सोचना है कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखो, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आप लोगों ना काइंडली, मैं कल भी आपको बता रहा था, ये मैं अब आपको एक छोटी सी चोरी बता रहा हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन मुझे हमेशा भूल जाता है। और मैं हमेशा पेपर में मैं कंफर्म होता हूँ कि सवाल आने वाला है, और मैं अपने हाथ के ऊपर सिंपल सा छोटा सा इतना सा एक डी बना के उसका एरो हेड ऊपर को बना के ले जाता हूँ। ये मैं पेपर में हमेशा लेके जाता हूँ अपने हाथ के ऊपर, उंगली के ऊपर। एक चीज। दूसरा, मुझे रबी क्रॉप्स और जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो हमेशा भूल जाती हैं, और मैं उनका भी कुछ जुगाड़ लगा के जाता हूँ। तो आप लोगों ने भी ये याद रख लेना है कि डी का एरो हेड हमेशा ऊपर को होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एरो हेड ऊपर को होता है। ये आप लोग अपनी कॉपी पे किसी जगह पे सेव करके लिख लें। अभी भी मैंने अपने सामने एलसीडी के ऊपर लगा के रखा हुआ है, क्योंकि कल भी मैं पढ़ा रहा था तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था। तो अब देखें, अगर 5 आदमी हैं उनको 60 मिनट लगते हैं, बंदे ज्यादा हो गए, तो क्या ख्याल है, अब उनको वो गड्ढा खोदने में टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। देखिए, 5 बंदे हैं तो 60 मिनटों में कर रहे हैं, अगर ज्यादा बंदे हो जाएंगे तो उनको टाइम लगेगा कम। तो इसका मतलब है ये हमारा है इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब एक चीज बड़ी है, दूसरी चीज कम हुई है। इनवर्स का मतलब होता है एक चीज बड़ी है तो दूसरी कम हुई, तो ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन है। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट का एरो हेड ऊपर को होता है, तो इनवर्स का प्रोपोर्शन यहाँ पे हम करेंगे नीचे को। ठीक है, इनवर्स का। तो अब यहाँ पे
दूसरी साइड पे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे हमने क्या लिखना है, 5/12। एरो हेड जो होता है, एरो का हेड वो नीचे होता है, और जो टेल होती है वो ऊपर होती है। तो यहाँ पे टेल ये है 5 वाली, तो 5 ऊपर आ जाएगा। अब इस सवाल को सिंपल, हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन के इसके इसके ऊपर 60 इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 एक बार 12, 12 फाइव जार 60, पाँच और पाँच मल्टीप्लाई होके 25 बनेगा। तो देखो अब इनको कितना टाइम लगा है, 25 मिनट्स। 25 मिनट्स इज, ओ सॉरी 25 किधर गया, 25 मिनट्स इज आवर आंसर। सवाल क्लियर हो गया जी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का तीर आप लोगों ने हमेशा ऊपर को रखना है, और जो एक्स वाली साइड होगी, चाहे एक्स इधर ऊपर आ रहा हो तो फिर ये नीचे को हो जाएगा। जहां पे एक्स होगा वो एरो हेड ऊपर को आएगा, और फिर टेल वाली साइड जो होती है, कल भी बताया था, ये हमेशा ऊपर रहेगी। फिर आपने देखना है कि उनका रिलेशन क्या बन रहा है, वो इनवर्स बन रहा है या डायरेक्ट बन रहा है। अगर इनवर्स बन रहा है तो एरो हेड को नीचे को रखें, और अगर डायरेक्ट बन रहा है तो एरो हेड को ऊपर को रखें, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। सही है। इसी तरह अगर कोई तीसरी चीज भी दी होती, मतलब यहाँ पे रुपीज भी लिखे होते कि उनको इतने पैसे मिलते हैं, मतलब 5 आदमियों को 60 मिनट में अगर काम करें तो 1200 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो अब बंदे ज्यादा हो गए हैं, तो क्या ख्याल है अब उनको, मतलब अगर उसने पैसे दिए हुए हैं कि वो 2000 रुपए हो गए, तो अब भी आपने इसका रिलेशन इस चीज के साथ देखना है। मतलब 60 मिनटों के 12 रुपए हैं, तो 2000 मिनटों के जो है वो कितने, 2000 रुपए में कितने मिनट होंगे, कम टाइम लगेगा या ज्यादा लगेगा, तो आपने जो दूसरी चीज होगी उसको यहाँ पे इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, इस साइड पे। ठीक है, एक्स वाली साइड पे नहीं मल्टीप्लाई करना। मसलन मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 1200/2000, ये बना। तो आपने इस तरह से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को डिवाइड करें, जो भी सिंप्लीफिकेशन होती है वो आसानी से हो जाएगी, वो आप कर लेंगे। समझ आ गई। अगर तीन इस तरह से बास औकात दे देता है कोई एक आधा क्वेश्चन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। ओके, चलें अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या सवाल है, क्या क्वेश्चन किया आपने। आप किसकी स्पीड, क्या क्वेश्चन है आपका, किधर गया किधर गया। एक्स को कैसे डिसाइड करना है कि एक्स डिनोमिनेटर, हाँ ये मैं बता रहा हूँ ना, देखो एक्स को डिसाइड आपने ऐसे करना है कि आपने लिखा 60 ओवर एक्स आया है ना, तो एक्स वाला हमेशा ऊपर को ऐसे एरो हेड रखना है। एक्स वाला एरो हेड आपने हमेशा ऐसे रखना है ऊपर को, यानी कि एक्स की तरफ हमेशा आपकी टेल हो, और फिर जब आप इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको उल्टा करके लिख देना है ऐसे, ये डिसाइड ऐसे ही रहेगा, ये डिसाइडेड होता है। आपने बस दूसरी चीज देखनी होती है, ये तो डिसाइडेड है, इसका एरो हेड हमेशा इस तरह का ही रहता है। सही है। ये चीज आपने डिसाइड करनी होती है कि ये हम डायरेक्ट में करेंगे या इनवर्स में। ओके, अब अगला सवाल देखें। अ पाइल ऑफ 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं जी, उनका वेट है 30 kg। क्या दिया हुआ है, 108 किताबों का वजन दिया हुआ है 80 kg। हाउ मैनी बुक्स, क्या पूछा हुआ है उसने, हाउ मैनी बुक्स, तो दो चीजें हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए जरा। एक उसने दी हुई है बुक्स, और एक उसने दिया हुआ है उनका वेट। ठीक है, वेट है केजी में, आप चले यहाँ पे केजी में केजी लिख लें। 108 किताबें हैं, उनका वेट है जनाब जी 30 kg। वो कह रहा है हाउ मेनी बुक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, जो चीज पूछी हुई है, विल वे 40 kg, यानी कि 40 kg कितनी किताबों का होगा। तो ये एरो हेड जो है एक्स वाला, ये हमेशा ऐसे रहेगा, तो ये बन जाएगा x/108 इक्वल। अब इस चीज का हमने देखना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है या इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है। देखें क्या हमने क्या डिसाइड किया है। हम पहले देखते हैं 30 किताबों का, सॉरी 30 kg वजन है 108 किताबों का। ठीक है, अब देखें अगर वजन बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किताबें भी बड़ी होंगी। वजन बढ़ने की वजह क्या है कि कुछ किताबें बढ़ गई होंगी ना, एक या दो या तीन किताबें बढ़ गई होंगी, 10 kg वजन तभी बढ़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आपको एरो हेड बताया, आपने लिखना है ऐसे ऊपर को। सवाल की समझ आ गई। तो अब लिखें इसका मतलब एरो हेड ऊपर का मतलब क्या है कि टेल वाली साइड है 40, इसको ऊपर रखें और 30 को नीचे रखें।
लो जी, अब आप ये 108 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऊपर मल्टी ये जीरो के साथ जीरो कट गया। ये 108 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें और 108 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 के साथ डिवाइड कर दें तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 108 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, 144। तो इसका आंसर कितना आ गया जनाब? 144। ठीक है, कहाँ गया ये 144? यानी कि ये जो 40 kg वजन दिया हुआ है, इसकी ये कितनी किताबों का वजन है? 144 का। हाँ जी, क्लियर है, बात समझ में आई? ओके। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह है। इट इज वेरी इजी, बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर किए हैं ना, इन्हीं दोनों में से दिया हुआ है, या डायरेक्ट का होगा या इनवर्स का होगा, आप लोगों ने खुद इसको देख लेना है। वो कह रहा है मशीन मेक्स 4 yards ऑफ क्लॉथ। ये क्लॉथ की कोई लेंथ है, यार्ड, ठीक है, आप लिखें यार्ड्स, कितने हैं? 4 हैं। मशीन एक दी हुई है, इन 2 मिनट्स, 2 मिनटों में। दूसरी चीज क्या दी हुई है? उसने टाइम दिया हुआ है। तो कितने मिनट हैं? 2 मिनट है। 2 मिनटों में वो कह रहा है कि 2 गज कह लें, 2 गज वो करती है मशीन। हाउ मेनी यार्ड्स विल क्लॉथ विल मशीन मेक? मतलब वो कितना कपड़ा बनाएगी, कितने मिनटों में? 50 मिनटों में। तो वही चीज हो गई, ये लिखा जाएगा x/4। और इधर ये देखें, जब टाइम उसने बढ़ा दिया है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि उसकी जो ज्यादा कपड़ा बनाएगी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये बन जाएगा, ये एरो हेड ऊपर को आ जाएगा और इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 यार्ड 50 मिनट, ये तो वैसे ही सिंपल नजर आ रहा है कि 2 मिनटों में 4 यार्ड कर रही है, 4 मिनटों में 8 करेगी, 8 में 16 करेगी, डबल डबल हो रहा है। तो 50 मिनटों में वो 100 यार्ड करेगी। सही है। ये जो क्वेश्चन है अब इसके नीचे, ये है यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन। यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है 12 एग्स हैं, उनकी कीमत है 40। हाउ मच विल 30 एग्स कॉस्ट? दूसरी तीसरी क्लास का ये क्वेश्चन है। मतलब आपने क्या करना है, 12 अंडों की कीमत दी हुई है, आपने 40 को 12 पे डिवाइड करना है, एक अंडे की कीमत आ जाएगी। और फिर आपने उस एक अंडे की कीमत जो है उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास 30 अंडों की कीमत आ जाएगी। ये बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो इसको भी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया? तो ये हमारे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन भी हो गया। बहुत सारे सवाल आ गए। ओके, नेक्स्ट है जी। यहाँ पे देखें, ये स्लाइड में हम कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन उसने दिया हुआ है अ फ्रैक्शन का। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5। ये हमारे पेपर में नंबर बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऊपर वालों को ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो किसी जगह पे भी काट सकते हैं। 3 3 के साथ कट जाता है तो पीछे क्या बचा? 2/5। सही है। ये तो आप कर लेते होंगे ना, मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया, स्क्रीन नजर आ गई आपको? अच्छा, इससे नीचे आ रहे हैं ये वाला सवाल। ए ट्रेन ट्रेवल्स 16 किलोमीटर, डिस्टेंस है, किलोमीटर में है तो ये क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस को डी के साथ लिखते हैं। इन 20 मिनट्स, टाइम, टाइम दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्या पूछा हुआ है उसने? स्पीड पूछी हुई है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, स्पीड वाला और डिस्टेंस वाला और टाइम वाला, ये हमें हर पेपर में देखने को मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ये जो स्क्रीन है ये क्लियर नजर आ रही है? इसके ऊपर मैं जो लिखा हूँ ये भी नजर आ रहा है भला? तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन हर पेपर में ही तकरीबन मिलता है। तो इसका आप लोग फॉर्मूला याद रख लें। स्पीड का फॉर्मूला होता है D/T। ठीक है, D/T, स्पीड इज इक्वल टू D/T। तो इसमें तीन चीजें हैं, एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है। इनमें से दो चीजें देगा, तीसरी पूछ लेगा। मसलन अगर इसमें इसने स्पीड पूछी हुई है तो सिंपल डी की जगह पे लिखें 16 और टाइम की जगह पे लिखें लिखें आप 20 मिनट्स है। ठीक है, 20 मिनट्स। ये किलो वाट आवर में, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, इस मिनट को पहले डिवाइड करके घंटों में लेके जाना है। तो ये कितना बनेगा? 1/3, ये मेरा ख्याल है 0.2 आवर बनेगा। ठीक है, तो इसको 0.2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपका कोई आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई साइंस नहीं है। फॉर्मूला लगाएं, स्पीड इज इक्वल टू D/T। अगर इसी में वो देखें, अगला जो स्पीड, अगला भी सवाल यही है।
द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 213 मील, 213 मील है। और एंड द जर्नी टेक्स 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे टाइम लगा है। ऊपर वाला रिपीट कर दूं? मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। देखो, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। स्पीड का फॉर्मूला होता है, उसने पूछी है स्पीड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन। फॉर्मूला स्पीड का है ये, डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड उसने पूछी है, ये यही रहने दे। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसने? 16 किलोमीटर दिया हुआ है। टाइम उसने दिया हुआ है 20 मिनट। टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। लेकिन अगर आप लोग आंसर देखें तो वो घंटों में है, किलोमीटर पर आवर एच लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है पहले हमें इस टाइम को डिवाइड करना, हमें इस टाइम को घंटों में लेकर जाना पड़ेगा। तो एक मिनट मुझे, 1K इज इक्वल टू 1 × 1000। तो जब हमें छोटी क्वांटिटी से, ये भी याद रखें, छोटी से बड़ी की तरफ जाना होता है, किसी छोटी क्वांटिटी से बड़ी की तरफ जाना होता है, तो तब तब हम करते हैं तकसीम, यानी कि डिवाइड। तब हम करते हैं डिवाइड। ये आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर बड़ी से छोटी की तरफ जाएं तो तब हम करते हैं बड़ी से छोटी से बड़ी की तरफ जाए, मैं ये लिख रहा हूँ, तो हम डिवाइड करते हैं। और अगर बड़ी से छोटी की तरफ जाए तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखें कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो आपने 60 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आपका बनेगा 1/3। 1/3, यानी कि यहाँ पे आपने 16 को डिवाइड कर देना है 1/3 के साथ। ठीक है, और जब आप इस तरह से डिवाइड करते हैं बटे वाला, क्योंकि पेपर में हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो हमें वहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेथड है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड लगाएं और यहाँ पे लगाएं 3। और इसका बटा कोई नहीं है, तो इसका बटा बना 1। अब आपने पढ़ा हुआ है कि अगर बटा आ जाए तो उसको उल्टा देते हैं ना। तो ये कितना बना देखो, 48 किलोमीटर पर घंटा। तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई है? 48 किलोमीटर पर घंटा। हाँ जी, अब 22 सवाल की समझ। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, अगर यहाँ पे उसने हमें 20 मिनट्स दिए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वो हमसे मिनट में ही सवाल आंसर दिया होता, तो हम सीधा सीधा करते 16/20। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल जो भी आंसर आना था, 4.8, 4.8 या 480 किलोमीटर पर मिनट आ जाना था। ठीक है, इस हिसाब से ये अगर इस तरह से दिया होता, लेकिन उसने अब चेंज क्या किया है, उसने क्वेश्चन मिनट्स में दिया है और आंसर उसने घंटों में पूछा हुआ है। तो पहले हमें मिनटों को घंटों में लेकर जाना था। तो मिनट छोटे थे, घंटे बड़े थे। मैंने ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब हम किसी छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो तब हम डिवाइड कर लेते हैं। मसलन ये देख दिया हुआ है ना, 100 मीटर। 100 मीटर उसने पूछा है, 100 मीटर में कितने किलोमीटर हैं? तो किलोमीटर छोटी है, किलोमीटर बड़ी है, तो हमने क्या कर, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये तो हमें पता है। अब आपने 100 को 1000 पे डिवाइड कर लेना है। तो ये दो के साथ दो कटेंगे ना, तो ये 1/10 जितना भी बनेगा। इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास 1 मीटर में जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 बन जाएगा। ये इसका मतलब है कि 1 मीटर में 0.1 किलोमीटर होते हैं। समझ आ गई बात की? ओके, ये ट्रेन वाला एक क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस ये सिंपल है। 203 मील डिस्टेंस है, टाइम है 3.5 आवर। तो आंसर भी देखो, उसने मील पर आवर लिखा हुआ है, मील पर आवर। तो इसमें हमें टाइम को किसी घंटे मिनट में नहीं लेके जाना पड़ेगा, मील को हमें किसी किलोमीटर मीटर में नहीं लेके जाना पड़ेगा। सही है, तो सिंपल आप वही फॉर्मूला लगाएं, D/T वाला फार्मूला। और इस सवाल को आप लोग खुद भी करके देख लेना। ठीक है, ये देखें, तीसरा क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन भी ये डिफरेंट पेपर से लिए हुए हैं। तो मतलब आप देख लें कि प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी है, किस टाइम और स्पीड वाला क्वेश्चन या डिस्टेंस वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। बाज दफा ऐसे कर सकता है कि वो आपसे स्पीड की जगह पे डिस्टेंस पूछ सकता है, या वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है। तो इन तीनों क्वेश्चन में लकीली उसने क्या किया हुआ है, एवरेज स्पीड दी हुई है। सही है, तो अब आप लोगों ने ये भी देख, ये भी उसने बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, 510 किलोमीटर डिस्टेंस है और घंटों में ही उसने टाइम दिया हुआ है। और लकीली इस वाले क्वेश्चन में उसने
जो आंसर है वो भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो सिर्फ हमें पहले क्वेश्चन में चेंज करना पड़ा है यूनिट, इसमें हमें चेंज करना 510/6। तो ये कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट करें जरा। मैं आपको एक और चीज समझा दूं। 510/6, 85 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया जी, ये 85 किलोमीटर। ठीक है। अब अगर ऐसे होता, ये क्या, ये स्पीड, उसने कहा होता कि स्पीड जो है वो 85 किलोमीटर पर घंटा है, और डिस्टेंस जनाब है आपका, वो कह देता टाइम है, टाइम लगा 6 घंटे, बताएं डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अब उसने डिस्टेंस पूछ लिया है तो आपने सिंपल वही फार्मूला लगाना था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड कितनी है, ये निकली 85, और टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो कितना है, 6 है। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 510 किलोमीटर। ओके जी, आई होप सो इट इज ओके। अच्छा, अब हमारे पास अगले क्वेश्चन क्या है, हम इनको देख लेते हैं। पहले मैं ये कितने हैं, 3 4, इनको यहाँ से कॉपी करके नई स्लाइड पे लेके आ जाता हूँ। सही है ना। हाँ भाई, समझ आ रही है। कितना टाइम हो गया भला, काफी टाइम हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन देखिए आप लोग। आगे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सेव हो जा, ये डिस्टर्ब ना हो जाए। एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल इज 70 kg। एवरेज की बात कर रहा है जनाब, फिर से वो एवरेज के ऊपर आ गया है। तो कर लेंगे क्वेश्चन या कर लेंगे। एवरेज वेट ऑफ 70 पीपल इज 7, एवरेज वेट ऑफ 7 पीपल, तो एन कितना है, लोग कितने हैं, 7, उनका एवरेज वेट दिया हुआ है 70 kg। यही चीजें हैं ना। अगर मैं कहूं कि आप लोग आगे पढ़ने के बगैर ही सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, तो इसको एक्स की बार की जगह पे 70 लिख लें, और एन की जगह पे 7 लिख लें। अगर मैं कहूं कि आगे बढ़ने से पहले ही आप लोग क्या करें, दानिशमंदी करें कि आप इसका सम निकाल लें। तो उन 7 लोगों के वेट्स का जो सम है वो कितना है जनाब जी, 490। सही है, वो ये भी पूछ सकता था। अब वो कह रहा है इफ वन पर्सन वेटिंग 80 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन वेटिंग सिक्स वेइंग 16 kg। वेइंग है यहाँ पे, मैं वेटिंग पढ़ रहा हूँ। मतलब एक बंदा है, उसका 80 kg वजन है, वो चला गया है, उसकी जगह पे ऐसा बंदा आया है जिसका वजन है 60 kg। तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो नई एवरेज बताएं। देखो, एवरेज फाइंड करने के लिए, ये रेड कलर में देखिए, एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, सम होना चाहिए, एन होना चाहिए। बंदे उतने ही हैं, बंदे उतने ही हैं। ठीक है, इस वाले सवाल में जो आंसर, जो जिसकी एवरेज निकली हुई है 70, तो ये देखें, ये 70 नीचे आया हुआ, सॉरी, जिसकी एवरेज निकली हुई 70 और ये ऐसे निकली हुई है। ठीक है, तो ये 70 निकली हुई पहले जो उसने दिया हुआ है। अब क्या करें, हमें क्या करना है, इन ये हमने वेट कर लिया फाइंड 490, इसमें से जो बंदा गया है उसका वजन निकाल दें, तो पीछे कितना बचा, 410। अब ये 410 6 बंदों का वेट है। जो नया बंदा आया है इसकी जगह पे, उसका वजन ऐड कर दें तो क्या बना, 470। ये जो 470 है, ये कितने बंदों का वेट है, 7 बंदों का। सही है। तो दोबारा फॉर्मूला लिखें, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन। 7 बंदे हैं, उनका वजन कितना हो गया, 407, और इसकी उसने एवरेज पूछी हुई थी, तो डिवाइड करते हैं भला कितना आता है, 470 डिवाइड बाय 7, 67.1, 67.14 kg। तो चूंकि उसने पॉइंट में नहीं दिया हुआ, तो 67 हमारा राइट आंसर आ गया। सवाल की समझ आ गई जनाब। जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। क्या किया उसने, 7 बंदों का वजन दिया हुआ है, आपने डायरेक्टली उन 7 बंदों के एवरेज ली हुई है, 7 बंदों के टोटल वेट को फाइंड कर लेना है। यहाँ पे वजन की जगह पे वो पैसे भी दे सकता है, मार्क्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा। आपने उनका वेट फाइंड करना है सारों का, या अगर नंबर दिए हैं तो सारों के नंबर फाइंड करें, जो चला गया उसके माइनस कर दें, जो ऐड हुआ है उसके ऐड कर दें, तो आपके पास एक नया सम आ जाएगा। उस नए सम को आपने दोबारा जितने बंदे हों उस पर डिवाइड कर देना, तो आपके पास नई एवरेज आ जाएगी। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में वो लिख रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स।
दो नंबर हैं उनके दरमियान डिफरेंस है 18। अब देखें डिफरेंस कितना है, 18 है, सही है। इफ 4 times the second number is less than the 3 times the first number by 18, what is the sum of these two numbers? अब ये क्या डाल दिया उसने, ये वो क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। ये अलजबरे का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, सही है। इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स और वाई लेकर, ठीक है। हम खुद से अपनी इक्वेशन बनाते हैं, तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे। वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हमें वो दो नंबर नहीं पता। वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर, उन दो नंबरों का सम फाइंड करें। भाई पहले हमें पता होगा कि वो नंबर कौन से हैं, तो ही हम उनका सम फाइंड कर सकेंगे ना। उसने, अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर का पता ही नहीं है, हम खुद से लिख लेंगे कि एक नंबर एक्स है और एक वाई है। तो उसने क्या पूछा हुआ है, एक्स प्लस वाई, है ना। ये उसने सवाल पूछा हुआ है कि इसका सम कितना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि पहला नंबर कितना है, दूसरा कितना है ना। तो जरा गौर से समझिएगा। तो उसके लिए उसने हमें हिंट क्या दिया, वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस होता है माइनस का जवाब। डिफरेंस क्या होता है, माइनस का जवाब। सम होता है जमा का जवाब। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो सिंपल एक्स माइनस वाई लिख दें। एक्स में से वाई को माइनस करें तो 18 जवाब आता है। एक बात, एक चीज उसने ये हमें दी हुई है। दूसरा पॉइंट उसने हमें क्या दिया हुआ है, इफ 4 टाइम्स द सेकंड नंबर। देखो इसको समझना है, 4 टाइम्स द सेकंड नंबर, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर के साथ। ये बन गया 4 टाइम्स द सेकंड नंबर। आगे लिखा हुआ है इज का मतलब होता है इक्वल। ये समझना है, सवाल आप लोगों ने याद रखना है, इज का मतलब होता है हमेशा इक्वल। 4 टाइम्स द सेकंड नंबर इज लेस देन 3 टाइम्स, लेस देन 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर है, is less than 3 times the फर्स्ट नंबर। ये यहाँ तक पहले इसको क्रैक करते हैं। 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है और इसका 3 टाइम्स का मतलब हो गया इसका 3 गुना, ठीक है। ये 3x आ गया। इक्वेशन को समझें, दोबारा पढ़ रहा हूँ। 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है हमारा y, y का 4 टाइम, इज का मतलब होता है इक्वेशन, इक्वल टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर बाय 18। इस इतना कम है, इतना कम है ये हमारी इक्वेशन बन गई है। आप इसको समझें क्या दिया हुआ है उसमें, इफ 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज द लेस देन 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर बाय 18, यानी कि 18 नंबरों से कम है वो उसका, 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर से 18 नंबरों से भी कम है दूसरा नंबर। समझ आया कि या घूम गए? मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की। पहली तो आपको समझ आ गई होगी कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है, डिफरेंस ऐसे लिख लिया। 4 टाइम्स द सेकेंड नंबर ये आ गया, इज का मतलब होता है इक्वल। 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ये 3x आ गया। आगे उसने कहा है लेस देन है, लेस देन का मतलब छोटा है, लेस देन का मतलब होता है माइनस, लेस देन बाय 18, लेस देन बाय 18, या इसको अगर हम मैथ की लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे लेस देन बाय 18, तो लेस देन की जगह पे आप माइनस डाल देते हैं, तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई है, सही है। अब हम इन, ये हमारे पास दो इक्वेशन बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 और 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 18। समझ आ रही है आपको बात की, या मैं अकेला कर रहा हूँ? कितने लोग बैठे हुए हैं? 16 लोग बैठे हुए हैं। एंड हु इज मैथमेटिशियन कौन है? कोई कंफर्म कर दे भला, सही लगे हुए हैं या गलत? अच्छा, यहाँ पे बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं आज। अच्छा, ये इक्वेशन है हमारी। अब हम इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं जब दो इक्वेशनें हमारे पास दी हों। तो एक इक्वेशन की हमने, एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी है, वो दूसरे में पुट कर देनी है। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को ले लें, इसमें से आप x की वैल्यू निकालें, माइनस y इसमें से माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जमा हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई है। मतलब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे ना, असल वैल्यू, यानी कि इसकी जगह पे कोई नंबर निकलेगा 5 6 7 या जो भी, वो पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा कि ये कितना है, पहला नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये x जो है, अब ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है नई, इसको दूसरी इक्वेशन में, इसमें
दूसरी इक्वेशन में पुट कर दे, जहां पे x आ रहा है वहां पे आप 18 जमा y लिख लें, तो 4y इज इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 जमा y माइनस 18, ये करें तो इसको 18 3 बार 54 प्लस 3y माइनस 18, तो 54 में से ये 18 निकल जाएगा, ये कितना बनेगा 36 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y। तो अब हमें ये y की वैल्यू निकालनी है, y वाले एक साइड पे कर लेते हैं, ये 4y बड़ा है, ये प्लस 3y इधर आके ये बन जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36। भाई आपके पास जो दूसरा नंबर आया है वो निकल आया है, वो कितना है 54 है, 36 है। तो ये जो नंबर आपके पास निकला है, इस नंबर को दोबारा, ये 36 को यहाँ पे लेके आए, इस जगह पे x इज इक्वल टू 18 जमा 36, तो ये कितना बना 54। तो एक नंबर है जनाब 54 और दूसरा नंबर है हमारा 36। पहला नंबर है 54, दूसरा नंबर है 36। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, कैसे वेरीफाई करें, ये उसने पहली इक्वेशन जो हमें दी हुई थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यानी कि पहले में से दूसरा माइनस करें तो आंसर आता है 18, और बिल्कुल सही हुआ कि अगर हम 54 में से 36 माइनस करें तो आंसर आता है 18, यानी कि हमने सही नंबर निकाले हैं। तो अब सवाल उसने ये पूछा हुआ था कि व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों का सम क्या है, जमा क्या है, मजमुआ कितना है। तो एक नंबर हमारे पास आया है 54, दूसरा नंबर हमारे पास आया है 36, अब इन दोनों को जमा करें तो आंसर आ जाता है 90, और सवाल में उसने ये पूछा हुआ था। हाँ भाई, क्लियर है, बोलो तो सही। और ये जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले अलजेब्रे वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में देता है ये भी। ठीक है, आजकल उसने ये भी डाले डाले हुए पेपर, मतलब रीसेंट ट्रेंड में ये भी पेपर है, रीसेंट ट्रेंड में इंटरेस्ट रेट वाले क्वेश्चन है, रीसेंट ट्रेंड में मार्क प्राइस डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है, रीसेंट ट्रेंड में ये जो मैंने आपको पीछे कराया ना प्रोग्रेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और कौन से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाले बहुत से आते हैं, और एवरेज वाले। सही है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इसके अलावा बाकी जो भी होगा वो छान बुरा होगा, वो छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। हाँ, और वॉल्यूम वो पूछ लेता है कोन का, स्फेयर का, एरिया पूछ लेता है वो सर्कल का, पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस पूछ लेता है, ये वाले क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ए इज 5 kg हैवियर देन द ऑब्जेक्ट बी। होए होए, ए ऑब्जेक्ट है एक, एक है बी और एक है सी। ऑब्जेक्ट ए इज 5 के, सारों ने सोचना है यार, ऑब्जेक्ट ए इज 5 kg, 5 kg ये कितना है, इसका मतलब होता है इक्वल, 5 kg ये 5 kg का है, इज हैवियर देन द ऑब्जेक्ट बी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के ए जो है, ए बी से 5 kg ज्यादा है, ऐसे ही है ना, ए बी से 5 kg ज्यादा है। अब हमें बी का पता है, हमें बी का नहीं दिया हुआ वेट, और बी का नहीं दिया हुआ, अगर हमें बी का पता होता तो हम लिख लेते। ए का उसने कहा है 5 kg ज्यादा है, मतलब ए क्या है 5 kg ऐसे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। तो इसको जब ज्यादा है लिखा होता है ना, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, दूसरे को माइनस बी में कर लेता हूँ इधर। ये क्या है भला हमारे पास, ये है कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए इज 5 kg हैवियर देन दी ऑब्जेक्ट बी। ये ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू आती है, ए ऑब्जेक्ट जो है वो 5 kg, यहाँ पे आएगा 5 kg ज्यादा है, सॉरी ए इधर ए प्लस 5 kg माइनस बी। अभी दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आगे। एंड द मास सी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी इज ट्वाइस ऑफ ए, इज ट्वाइस ऑफ ए। हमें ए का भी पता है ये 5 kg है, हमें सी का भी पता लग रहा है कि ये कितना है, सी इंटू 2 ए। ए का एक्चुअली 5 kg ज्यादा है, ये नहीं दिया हुआ कि कितना है, ये 5 kg नहीं है, ये 5 kg ज्यादा है। तो हमें बी के वेट का पता नहीं है। आगे वो कह रहा है द टोटल मास ऑफ द थ्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ऑब्जेक्ट्स का मास जो है टोटल वो कितना है 255। द फाइंड द मास, शाबाश, कह रहा है फिर बताएं सी का कितना है, यानी कि ये सारा कुछ काम करवाने के बाद उसने हमसे सी का पूछा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये ऑप्शन देखें, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 255, मेरे पास बी का वेट हो, मेरे पास ए का वेट हो, मैं दोनों का यहाँ पे पुट कर दूं। ठीक है, और मतलब यहाँ पे मैं सपोज करूं कि अगर वो बनता है 55 बनता है,
तो 55 जमा सी इज इक्वल टू 255। 55 उधर जाके माइनस होगा तो सी का वेट आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले ए का वेट फाइंड करना है और बी का वेट फाइंड करना है। अब बी का वेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन ए के वेट का उसने मुझे ऑप्शन दिया हुआ है। ए के वेट का मुझे उसने ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि इट इज 5 टाइम्स द ए का वेट। आप समझे बी का वेट है एक्स, जिसका वेट नहीं दिया हुआ, जिसके बारे में कोई क्लू नहीं दिया हुआ, वो है एक्स, वो है बी। बी का वेट कितना है जनाब, एक्स है। और उसने क्या कहा है कि ए का जो वेट है वो बी से 5 kg ज्यादा है। अब देखें, अब समझ आई बात की आपको। बी का वेट के बारे में कोई क्लू नहीं है, ए के वेट के बारे में क्लू है कि वो 5 kg हैवियर, हैवियर का मतलब ज्यादा है। इज 5 kg। ए इज, इज का मतलब मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब है इक्वल। ए इज 5 kg हैवियर का मतलब ज्यादा है देन दी ऑब्जेक्ट बी, तो यही लिखा जाएगा ना। ये इक्वेशन बन गई। अब बी का हमें पता नहीं है तो हम सपोज कर लेते हैं कि बी का वेट है एक्स। तो यहां से हमारी इक्वेशन बन गई ए इज इक्वल टू x + 5। क्लियर हो गया जी। अब ये तो आ गया ए का, सही है। ये आ गया हमारे पास ए का, और हमारे पास आ गया बी का भी। तो अब क्या करें हम, ऐसे ही अब हम कर लेते हैं सी वाली, ये जो इक्वेशन है इसको देखें। सी का वेट फिर क्या बनेगा, 2 इंटू ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ए का वेट कितना है, x + 5। बात समझ में आई भाई आपको? सिंपलेस्ट इक्वेशन हमने कर ली। ए इज 5 kg, इज का मतलब मैंने बताया आपने इक्वेशन डाल लेनी है। 5 kg हैवियर देन दी ऑब्जेक्ट बी, तो हैवियर से मुराद प्लस डाल दें। आगे सी की भी उसने बात की हुई थी, सी इज ट्वाइस ऑफ ए, तो ये हमने सी को भी यहाँ पे आके राइट साइड पे देखें कर लिया। तो अब तीनों का वेट इस इक्वेशन में डाल दें जो उसने बताई हुई है कि तीनों का वेट 255 आता है। ए का वेट लिखें जी, ए का वेट है ये वाला, x + 5। बी का वेट हमने सपोज किया है ये वाला, x। और सी का वेट कितना आ गया, ये 2 इंटू x + 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 255। अच्छा, अब इनको जमा करें, x + 5 प्लस एक्स, ये +2x +10 बराबर 255। ये सिंपल बातें हैं कि इसको जरा दे दिया, 2x और 1x 3x और 1x 4x, 4x जमा 5 और 10 15 इज इक्वल टू 255। ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 240। 4x बराबर 240, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x बराबर आ जाएगा 240/4, भला कितना आया, 240/4, 60 kg। एक्स की वैल्यू आ गई 60। इसका मतलब है जनाब बी का वेट कितना है, 60 kg। ठीक है। तो हमने उसने उसने हमसे पूछा था कि सी का वेट आप लोग बताएं। सही है। तो यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आ जाए, सी की जहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई थी, सी इज इक्वल टू 2 इंटू 60 जमा 5। तो 60 और 5 बना 65, 65 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 130। तो सी का वेट कितना आ गया जनाब जी, 130 kg, ये वाला। हाँ जी, ओके विद इट। तो इसमें अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो फिर रिपीट में देख लीजिएगा, आ जाएगी इंशाल्लाह समझ। सारी चीज क्लियर की है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ टू नंबर। अच्छा, इसके बाद हमारा मैथ बिल्कुल कंप्लीट है, मैथ का कोई ऐसा पोर्शन नहीं जो मैंने छोड़ा हो। मैथ मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया, मैथ का पोर्शन हमारा कंप्लीट है। मैंने आपको एक एक चीज कोशिश की है समझाऊं, हर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन था जो रिसेंटली पेपर में आ रहा था मैंने वो भी आपको बता दिया, सवाल भी समझा दिए हैं। आई बिलीव सो कि इंशाल्लाह अब आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस कल से अगला अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो मैं देखता हूँ इंग्लिश शुरू करना है या कंप्यूटर शुरू करना है। इंग्लिश हुआ तो उसको भी हम 2 दिन में वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इंग्लिश अब ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसके ऊपर हम 10 दिन लगाएं। मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा, तो उसके बाद हम, आप ना अपना रेशो वाला क्वेश्चन प्लीज लिख दें कि मैं कौन सा सवाल रिपीट करूं, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रही मैं वो करवा देता हूँ, बाकी हमारा कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। भाई सम ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर हैं, आपको नहीं पता वो कौन से दो नंबर हैं, तो आप सपोज कर लें एक एक्स है और एक वाई है। वो कह रहा है इनका सम, सम का मतलब इनको जमा करना है, तो वो आता है 25। एंड देयर प्रोडक्ट डिफरेंसेस, डिफरेंस का मतलब उनको माइनस करें,
तो आता है 13। वो कह रहा है व्हाट इज देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उनको ज़रब करने से कितना जवाब आएगा। तो सिंपलेस्ट इक्वेशन है ये, देखो आप लोग क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को जमा कर दें। जमा करेंगे तो x और x 2x हो जाएंगे, ये y कट जाएंगे तो इधर बनेगा 38। और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 36 आ रहा है, आपको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो ये x इज इक्वल टू 19। x 19 आ गया है। ये x की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। आपने अब y की वैल्यू फाइंड करनी, y इधर रहने दें। 25 माइनस x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, कितना बना? 25 माइनस 19 बना 6, तो y भी आ गया। अब उसने पूछा हुआ था x ज़रब y, यानी कि 19 ज़रब 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि 19 ज़रब 6 कितना आता है। इनमें से आपका एक जवाब आ जाएगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 6 114। तो इस सवाल का जवाब आपका कितना आ गया? 114। सही है। तो यहाँ तक जितना भी मैथ का क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था, जो पुराने पास्ट पेपर थे, पास्ट पेपर ये पुराने बहुत पुराने नहीं है, ये रिसेंट है। 2021 22 23 24 में से ये क्वेश्चन होंगे। तो मैंने देखे जो भी मेरे सामने आ रहे थे मैथ के क्वेश्चन, मैंने सारे भी उठाए हैं और आप लोगों को मैंने सॉल्व करवा दिए। और एंड आई बिलीव कि इनमें सारे पोर्शन जो हैं वो हमारे क्लियर हो गए, सारे मेन मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर कोई चीज़ रहती है तो वो कोई अलजबरे की चीज़ें रहती होंगी या बेसिक जमा तफरीक, जैसे वो डमास का फार्मूला है DMAS, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, जमा करेंगे, तकसीम करेंगे, क्या करेंगे वो आपको पता है। सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, छठी सातवीं के, चौथी पांचवीं के, तो वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। बाकी मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारी आपको मैथ की करवा दी हैं। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली कर दें, नहीं तो कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। समझ आई है? नवीद, अब आप ऐसे करें, आप अपना ना रेशो का कोई क्वेश्चन देखें, या आप ऐसे करें कि आप पेपर पास देखें, आपको वहां से जो भी रेशो का क्वेश्चन नजर आता है जो नहीं सॉल्व हो रहा, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, अब मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। अब मैंने रेशो के यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन कर दिए, आप वीडियो को रिपीट करके देखें तब भी आपको समझ आ जाएगी। अभी बाकी भी हो रहे होंगे। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। 40 में से 15 बंदे, बहुत कम लोग आते हैं, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर ये आपने जो क्वेश्चन लिखी थी एक्स प्लस वाई, हाँ जी, तो आपने जब एंड पे वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू थी, हाँ जी, वो आपने इसमें डाली है ऊपर वाली में, एक्स सॉरी, हाँ जी, हाँ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी हाँ फाइव। जी, हाँ इसको जी। आपने इस वाली में भी डाल सकते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13 में। हाँ, आप नीचे वाले में भी डाल सकते हैं, आप दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दें। ये डिपेंड कर, आप दोनों में से जिसमें से मर्जी पुट कर दें, सही है सर। वो सेम वैल्यू निकलेगी। ठीक हो। हाँ जी।